मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मानव के प्रमुख रोग हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं जो हमारे बहुत काम आने वाली है। ये लेसन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इस कोरोना काल में अपने आप को कोरोना के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रख सकें। जैसे अपना जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है वो कैंसर पे चल रहा है और कैंसर भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इन बीमारियों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बच सकते हैं। और जैसा कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो इस दौरान आप अपने घर में ही पूर्ण रूप से जमकर पढ़ाई करें और इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये अगर आप इस समय इसको सीरियसली लेंगे तो ये आपको फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और इतना अपन श्योर कर सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही है और उनमें आपको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप एक तरह से उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं बायो पढ़ा रहा हूँ तो बायो में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन ने इससे पहले जो कैंसर पढ़ा, तो कैंसर में हमने सबसे पहले ये जाना कि कैंसर को एक रोग कहने की बजाय एक डिसऑर्डर यानी कि एक अनियमितता अगर अपन कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं और उनके अनियंत्रित होने से गांठ उत्पन्न हो जाती है। वो गांठ जो है वो कैंसर की गांठ बाद में बन सकती है। तो इसी उसमें अपन टॉपिक में आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैंसर जो है वो कितने प्रकार का होता है। कैंसर के प्रकार। कैंसर के वैसे तो प्रकार निर्भर करते हैं कि कैंसर किस स्थान पर है या कैसे ये उत्पन्न हुआ है, तो इस आधार पर कैंसर के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख जो मुख्य कैंसर के प्रकार हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले कैंसर का प्रकार होता है सार्कोमा। ये कैंसर का एक प्रकार है। सार्कोमा कैंसर जो है वो उपकला ऊतक यानी कि शरीर में जहां भी त्वचा की सबसे अंतिम परत होती है, उपकला ऊतक कहते हैं उसको। यह ऊतक मुख्य रूप से उपकला ऊतक वह अस्थियों में होता है। तो अस्थि यानी बोन है और उपकला ऊतक यानी कि जो एक तरह से त्वचा कैंसर भी इसमें आता है। तो अगर उपकला ऊतक व अस्थियों में होने वाले कैंसर को हम क्या बोलेंगे? सार्कोमा बोलेंगे। और इसका जो उदाहरण है अपन ले सकते हैं बोन कैंसर। सुना होगा आपने, हड्डियों का जो कैंसर है, अस्थियों का जो कैंसर है, बोन कैंसर, वो किस प्रकार का कैंसर होता है? सार्कोमा। क्योंकि उपकला ऊतक यानी शरीर की सबसे बाहरी जो परत होती है उसको उपकला बोलते हैं। जैसे बाहर की बात करें तो त्वचा के बाहर, और अंदर जो अंग हैं उनके अंदर की जो लाइनिंग है, जैसे अपन मुख गुहा है तो मुख गुहा में अंदर की जो मुख गुहा की आंतरिक परत है उसको भी अपन क्या बोलेंगे? उपकला ऊतक बोलेंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि मुख का जो कैंसर है अगर वो उपकला ऊतक में हुआ है तो उसको भी अपन सार्कोमा कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बोन कैंसर इसमें आ ही गया। दूसरा जो कैंसर का प्रकार है वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कार्सिनोमा जो ऊतक है वो ग्रंथियों में उत्पन्न होने वाला कैंसर है। यानी कि ये कैंसर कहाँ होता है? ग्रंथियों में। जैसा कि हमने पहले बात की, कैंसर का प्रकार निर्भर करता है उसकी स्थिति के आधार पर या वो कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, अकरेंस के आधार पर निर्भर करता है। तो अगर ग्रंथियों में, शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, उनमें अगर कोई कैंसर है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्सिनोमा। यानी ग्रंथियों में होने वाला कैंसर कार्सिनोमा, उपकला ऊतक अस्थियों में होने वाला कैंसर सार्कोमा। इसका उदाहरण बोन कैंसर। इसका उदाहरण जहाँ भी ग्रंथियां हैं, जैसे अपन बात करें फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर, तो फेफड़े भी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, यकृत कैंसर, ठीक है, आदि।
तो ये जो कैंसर है, यकृत में, लिवर में होने वाला कैंसर है, फेफड़ों में होने वाला कैंसर है, किडनी में होने वाला कैंसर है। तो इस तरह के कैंसर जो ग्रंथियों में होते हैं उनको क्या बोल देते हैं अपन? कार्सिनोमा। ठीक है। तीसरा जो है ये होता है, जैसे अपन ने सुना होगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, ठीक है। तो इसको अपन ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ल्यूकीमिया क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। एक्चुअल में होता क्या है कि रक्त में WBC की अत्यधिक बढ़ोतरी, अगर रक्त में WBC की अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाती है तो इसको हम ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया कहते हैं। यानी कि उसका उदाहरण जो है वो एक तरह से ब्लड कैंसर उदाहरण हो गया, क्योंकि इसका जो नाम है वो तो ल्यूकीमिया है और रक्त में हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है? रक्त में WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जब रक्त की जांच की और अगर उसमें WBC बहुत ज़्यादा आ रही है, नॉर्मल जो इसकी रेंज होती है 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है वयस्क स्वस्थ मनुष्य में, और इसकी संख्या और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो एक संभावना होती है कि उसमें ब्लड कैंसर की संभावना बढ़ चुकी है। तो ये भी ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया। एक कैंसर जो होता है वो होता है लिपोयोमा। ठीक है। तो लिपोयोमा क्या है? अगर कैंसर जो है वो वसा ऊतकों में हो, जैसे किसमें था? रक्त में। ठीक है। वसा ऊतकों में अगर कैंसर हो तो उसको क्या बोलेंगे? लिपोयोमो बोल देंगे। ठीक है। तो ये वसा ऊतक कैंसर भी हो गया इसका उदाहरण। ठीक है। अगर कैंसर जो है वो लसिका कोशिकाओं में हो गया तो उसको बोलते हैं लिम्फोमा, यानी कि लसिका ऊतकों में, तो उसको क्या बोल देंगे? लिम्फोमा। जैसे लसिका ग्रंथियां होती हैं शरीर में, थाइमस ग्रंथि है, उसमें अगर कैंसर हो जाए तो वो कैंसर क्या कहलाएगा? लिम्फोमा कहलाएगा। तो ध्यान देंगे कैंसर का ये जो प्रकार है ये उसकी उपस्थिति के आधार पर है या स्थिति के आधार पर है। अगर कैंसर कहाँ हो रहा है? उपकला ऊतक में हो रहा है, अस्थियों में हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सार्कोमा। अगर ग्रंथियों में हो रहा है तो कार्सिनोमा। अगर ब्लड में हो रहा है तो ल्यूकीमिया। वसा ऊतकों में हो रहा है तो लिपोयोमा। और अगर लसिका ऊतकों या लसिका ग्रंथियों में हो रहा है तो लिम्फोमा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कैंसर के जो प्रकार हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगला जो अपन देखते हैं कि कैंसर जो है प्रकार के बाद अब हम बात करते हैं कि कैंसर की हमें कैंसर का पता कैसे लगे, कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है उसका हम पता कैसे लगाएं। ठीक है। तो ये प्रकार समझ में आ गए होंगे आपके। तो कैंसर की जो जांच है, कैंसर की जांच के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कैंसर की जांच हम एक्सरे द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि शरीर में कहीं पर कोई गांठ है या नहीं है। एक्सरे करते हैं, एक्सरे में अगर कोई गांठ नज़र आ जाती है तो इसका मतलब उसको कैंसर की गांठ हो सकती है। कन्फर्म टेस्ट नहीं है, कन्फर्म टेस्ट होता है बायोप्सी। उस गांठ का टुकड़ा निकालेंगे, उसकी बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में क्या होता है, उस गांठ में जो कोशिकाएं हैं उनमें देखा जाता है कि इनमें विभाजन की क्षमता है या नहीं है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में बात की थी, अगर कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, अनियंत्रित विभाजित हो रही हैं तो कैंसर की गांठ है, नहीं हो रही हैं तो नहीं है। यानी कि एक्सरे से केवल गांठ का पता लग सकता है। दूसरा अपन देखें तो सोनोग्राफी से भी पता लगा सकते हैं। सोनोग्राफी से, एक्सरे से तो थोड़ी बड़ी गांठ दिखाई देगी, सोनोग्राफी से बारीक गांठें भी दिखाई दे जाती है। और बारीक है तो MRI करा सकते हैं। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये अपने 12th क्लास में जो लेसन नंबर 42 है उसमें ये कुछ तकनीकें हैं
सोनोग्राफी, एक्सरे, एमआरआई कैसे काम करती है, वहाँ अपन इनको पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मतलब है कि एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर शरीर को प्रवेश कराया जाता है और फिर उस तकनीक के द्वारा शरीर में मौजूद आंतरिक संरचना में अगर कोई गांठ है बहुत सूक्ष्म तो उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ब्रेन में मान लीजिए किसी को कोई कैंसर की गांठ है तो उस बहुत बारीक गांठ है, उसका भी पता लग जाएगा एमआरआई से। तो सोनोग्राफी से कैंसर की जांच हो सकती है, एमआरआई से हो सकती है। ठीक है, और अगर अपन बात करें जैसे ब्लड कैंसर का पता किससे लगता है, रक्त की जांच से। अगर रक्त में WBC की संख्या ज़्यादा आ रही है तो कैंसर हो सकता है। कंफर्म टेस्ट जो है इसका कैंसर का वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी में उस कैंसर के उस ऊतक को लिया जाता है गांठ से और उससे पता लगाया जाता है इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता है या नहीं। अगर विभाजन की क्षमता है तो कैंसर हो सकता है, नहीं है तो कैंसर नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी जांच हो गई। अब हम बात करें कि कैंसर जो है उसका जो प्रकार के बाद कैंसर को उत्पन्न करने वाले कारक, कैंसर जो है वो होता किससे है, यानी इसको अपन बात करें कैंसर के कारण भी कह सकते हैं, यानी कैंसर के कारण क्या है, किस कारण से कैंसर हो सकता है। यानी वो अगर हमको कारण पता लग जाए तो हम उनसे बचकर कैंसर से भी बच सकते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको याद रखने का तरीका यही है कि पहला जो कैंसर का कारक है वो तो है आयनकारी विकिरण। ठीक है, उसके बाद आपके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जैविक विज्ञान, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं। तो भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। ठीक है, वैसे ये जो आयनकारी विकिरण है ये भी भौतिक कारकों के अंतर्गत ही आती है, लेकिन इनको अपन थोड़ा अलग से पढ़ रहे हैं। तो कैंसर को प्रेरित करने वाले जो कारक है, कैंसर को प्रेरित करने वाले कारक कहलाते हैं कैंसर जन या ओन्कोजन। कैंसर प्रेरित करने वाले कारक कहलाते हैं ओन्कोजन। तो जिनसे कैंसर होता है उनमें सबसे पहले आती है आयनकारी विकिरणें। सुना होगा आपने, एक्स किरणें, गामा किरणें, यूवी किरणें आदि। तो ये जितनी भी किरणें हैं ये कैंसर को प्रेरित करने वाली किरणें हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक्सरे से हम जांच भी कर सकते हैं और एक्सरे से कैंसर होता भी है। जी हाँ, एक्सरे से उपचार भी होता है। सिर्फ निर्भर करता है कि इनकी तीव्रता कितनी है। कैंसर की तीव्रता के आधार पर, यानी उसकी जो एक रेंज निर्धारित की गई है उससे हम उसकी जांच भी कर सकते हैं, कैंसर को प्रेरित भी कर सकती हैं एक्स किरणें अगर तीव्रता ज़्यादा हो जाए, और बहुत ज़्यादा तीव्रता अगर हो जाए तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट भी कर सकती हैं एक्स किरणें। तीनों ही काम में आ रही हैं। तो आयनकारी विकिरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, यूवी किरणें, ये सबसे पहले कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक हैं। दूसरे नंबर पर भौतिक कारक के रूप में हम लेते हैं जैसे उच्च तापमान और भौतिक रगड़, जिसको अपन घर्षण कहते हैं। अब ये कैसे, यानी अगर उच्च तापमान में लगातार उच्च तापमान में रहा जाए तो ये संभावना है कि तापमान जो है ये कैंसर कोशिकाओं को प्रेरित कर देता है अनियंत्रित रूप से विभाजित होने के लिए। कैंसर कोशिकाओं को प्रेरित करने में जहाँ किरणें काम आ रही हैं, आयनकारी विकिरणें, वहाँ पर तापमान भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। जैसा क्या देखा गया है कि कश्मीर में सर्दी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए वहाँ के लोग एक गले में एक छोटी अंगीठी लटका कर रखते हैं जिसको बोलते हैं कांगड़ी। कांगड़ी या कांगड़ी, ठीक है। तो ये कांगड़ी क्या है, ये जो अपना वक्ष भाग है
इसको तापमान प्रदान करता है, ठंड से बचाता है। लेकिन अब इसका नुकसान क्या होगा कि उच्च तापमान में अगर लगातार व्यक्ति इस तरह से रहेगा तो उसके फेफड़ों में जो कोशिकाएं हैं वो प्रेरित हो जाती हैं, अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और इससे फुफ्फुसिया या फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उनमें फेफड़ों का कैंसर मुख्य रूप से देखा गया है। जो लोग भट्टियों पर काम करते हैं, तापीय संयंत्रों में काम करते हैं, उनमें इस तरह के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पर दूसरा जो कारक है वो है भौतिक रगड़ या घर्षण, यानी कोशिकाओं को बार बार अगर रगड़ा जाए, घर्षण किया जाए तो भी कोशिकाएं प्रेरित हो सकती हैं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने के लिए। जैसे गुटखा चबाते हैं कुछ लोग, तो गुटखा चबाते रहने से उनके मुंह में लगातार गुटखे के जो कण हैं वो लगातार उपकला ऊतक, अभी बात की थी अपन ने, मुख के जो सबसे आंतरिक ऊतक होता है वो मुखगुहा में, उसको क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक, उसकी कोशिकाएं लगातार घर्षण महसूस कर रही हैं, घर्षण और रगड़ से। और प्लस यहाँ पर देखो दो चीज़ें काम करेंगी। अब घर्षण काम नहीं कर रहा है, वरना तो अपन कुछ भी चबाएंगे मुंह में, आप सोच रहे होगे कि भाई उससे भी कैंसर हो सकता है। यहाँ पर घर्षण के अलावा दूसरा जो कारक होता है वो होता है रासायनिक कारक। जैसा कि आपने पता होगा कि इसमें निकोटिन होता है तंबाकू में, क्या होता है, तो देखो डबल डोज हो गई, निकोटिन भी है और भौतिक रगड़ भी है, तो दोनों कारक एक साथ प्रेरित कर देंगे कोशिकाओं को और अनियंत्रित विभाजन होकर मुख का या गले का कैंसर हो सकता है। तो भौतिक रगड़ है, ये भौतिक कारक में हो गया। रासायनिक कारक में जैसे निकोटिन है, लेड है, कैफीन है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि रासायनिक कारक हैं और ये भी कैंसर कोशिकाओं को प्रेरित कर सकते हैं अनियंत्रित विभाजित होने के लिए और कैंसर की गांठ उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जैविक कारकों की। अब जैविक कारकों में क्या है, एक तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीन होते हैं जिनको बोलते हैं ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं, ये ऑन्कोजीन कैंसर कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं कैंसर की गांठ उत्पन्न करने के लिए। इसके अलावा कुछ वायरस हैं जैसे SV40, इजेप्टिन बार वायरस, SV40 वायरस, पोलियोमा वायरस। तो ये वायरस जो हैं ये भी कैंसर कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं, ये भी कैंसर उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि कैंसर जो है उसकी जांच हमने देखी। कारक यानी 4 प्रकार के कारक होते हैं। आयनकारी विकिरणें जिसमें एक्स किरणें, गामा किरणें, यूवी किरणें। भौतिक कारक में उच्च तापमान और भौतिक रगड़ से कैंसर हो सकता है। रासायनिक कारकों में निकोटीन, लेड, कैफीन आदि रसायनों से कैंसर प्रेरित हो सकता है। और जैविक कारकों में कुछ जीन और कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि कैंसर को प्रेरित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम यहाँ तक आ गए कैंसर के अध्ययन में। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बाकायदा आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, वरना इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, इसको राइट डाउन कर लें और इसी में हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आपको जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है उस प्लेटफॉर्म में जो आपको ऑनलाइन पढ़ाई स्टडी दी जा रही है कोचिंग की तरफ से, उसको जारी रखें, घर में रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।